मेरे दिल में अजीब व गरीब ख्यालात पैदा हो रहे थे। मैं जानता था कि साथ वाले कमरे में मेरी 18 साला जवान खूबसूरत साली मौजूद है जो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकती है, और बस यही सोच मुझे मेरे बिस्तर पर आराम से लेटने नहीं दे रही थी। मैं कभी एक करवट बदलता, कभी दूसरी करवट, लेकिन बार बार मेरी साली का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। वो हिरनी जैसी आंखें, लंबे खूबसूरत सुनहरी बाल, उसकी हर हरकत में नज़ाकत थी। शायद कच्ची उम्र का कमाल था, या फिर मेरी ही नज़र का जाविया बदल चुका था। मैंने अपने दिमाग को झटकना चाहा, मोबाइल फ़ोन उठा के काफ़ी देर इस्तेमाल करता रहा, लेकिन फिर भी बार बार दिल में यही ख्याल आ रहा था कि अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। और मैं इस बात पे दस्तरस भी रखता था कि बासानी उसके कमरे में चला जाता, लेकिन फिर बीवी का ख्याल आता और मैं एक बार फिर अपना जहन झटक देता। ऐसे ही आधी रात हो गई। फिर जब मैं थक हार के उठ के बैठा तो मेरी नज़र अपनी बराबर में लेटी हुई बीवी पे पड़ी, जो पूरी तरह खर्राटे ले रही थी। मैं जानता था कि जिस कदर गहरी नींद वो सो रही है, सुबह से पहले तो उसकी आंख नहीं खुलेगी। वैसे भी सारा दिन घर का काम काज करके वो बेइंतहा थक जाती थी। मैंने गौर से अपनी बीवी को देखा। ज़माने भर की थकन उसके चेहरे पे थी। आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे। बच्चों की पैदाइश के बाद बाल झड़ चुके थे और ऐसे लगता था बस एक पतली सी पूंछ बाकी रह गई हो। सारा दिन घर और बच्चे के पीछे भाग भाग के वो इस कदर थक जाती कि घड़ी के 11 बजाते ही गहरी नींद की आगोश में चली जाती, इस बात से बेखबर कि मेरे दिल में कितने अरमान हैं। मैं उसका वक्त चाहता हूँ, उसकी तवज्जो चाहता हूँ। अभी मैं गौर से उसे देखते हुए सोच ही रहा था कि क्या ये औरत मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। मेरे दिल में तो किसी जवान कली को छूने की ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी। मुझे दोबारा वैसी ही लड़की चाहिए थी जैसी सुहाग रात पे मिली थी, लेकिन ना मेरी बीवी वैसी रही थी, ना उसके अंदर अब वो पहले जैसी बात थी। मैं उसके नज़दीक जाके बैठता तो वो बच्चे और घर की बातें शुरू कर देती, घर के मसाइल, बच्चे की ज़रूरियात और फिर और दूसरी किस्म की बातें। मैं रोमांस शुरू करता तो हमारी औलाद रोते हुए चली आती और वो फ़ौरन दौड़ के बच्चे में मसरूफ़ हो जाती। बस ज़िंदगी में अब यही रह गया था और इन्हीं सब चीज़ों से मैं पूरी तरह उकता चुका था। ऐसे में जब साली मेरे घर आई तो वो मेरे लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई। मेरी साली अभी जवान हो रही थी और मेरी बीवी जवानी में ही बूढ़ी लगने लगी थी। कुछ देर मैं खामोशी से उसे करीब बैठ के देखता रहा कि उसकी नींद गहरी पक्की तो है ना। फिर मुझे यकीन हो गया कि अब वो नहीं उठेगी, तो मैंने धीरे से अपना बिस्तर छोड़ा और दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर बहुत आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया। फिर चारों तरफ नज़र दौड़ाई। घर में कोई भी नहीं था। मेरा छोटा भाई बाहर गया हुआ था, अम्मा बीमार रहती थीं, अपने बिस्तर पे पड़ी रहती थीं। आहिस्तगी से मैं अपने छोटे भाई के कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ मैंने जानबूझ के अपनी साली को रोक रखा था। उसकी जवानी, उसकी खूबसूरती मुझे बेताब कर दिया करती थी। मैंने सोचा था कि आज की रात अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाऊंगा। अपनी बीवी से मेरा दिल भर चुका था। कोई भी मर्द जिम्मेदारियों में दबी हुई एक मसरूफ़ औरत से शायद मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मेरा आलम भी ऐसा ही था। अब मैं साली के साथ वक्त गुजारना चाहता था। कमरे के दरवाजे पे पहुंच के मैंने अपने हाथों से बालों को सेट किया, शर्ट को थोड़ा बेहतर किया, एक नज़र अपने आप पे डाली। मैं मुतमईन था कि मैं इस उम्र में भी जवान और हैंडसम ही लगता हूँ और मेरी साली मुझे पसंद करती है। यही सोचते हुए मैंने जैसे ही कमरे के दरवाजे पे हाथ रखा तो वो खुलता ही चला गया। मेरी पहली नज़र अपनी साली पे पड़ी जो बिस्तर पे बैठी हुई थी, गहरे सुर्ख रंग के लिबास में, बिखरे बालों के साथ। लेकिन अगले मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि वो कमरे में तन्हा नहीं थी, बल्कि वो मेरे छोटे भाई की बाहों में पूरी तरह। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये मंजर मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैं तो ये समझ रहा था कि मेरा भाई घर से बाहर गया हुआ है और उसके कमरे में मेरी साली तन्हा है, लेकिन मेरी साली तो मेरे ही भाई के साथ। मेरी शादी को 13 साल होने वाले थे। मेरी शादी के वक्त मेरी छोटी साली की उम्र तकरीबन 6 साल थी। उस वक्त वो बहुत ही मासूम और प्यारी सी बच्ची थी। मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। खुशी खुशी मेरे पास आना, मेरी गोद में बैठ जाना, जीजू कह के मेरे गालों को खींचना, शरारतें करना। मैं भी उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ही ट्रीट करता था। जाहिर सी बात थी, 6 साल की उम्र की बच्ची को तो कोई भी गोद में बिठा लेता है। मैं भी उसे गोद में बिठा लेता था। वक्त के साथ साथ वो मुझे ना सिर्फ प्यारी लगने लगी, बल्कि मुझे उससे मोहब्बत भी हो गई। वो मासूम सी बच्ची थी। खुद ब खुद मेरा दिल उसकी जानिब मायल हो जाया करता था। ससुराल जाता था तो उसके लिए चॉकलेट्स ले जाता, बीवी को कहीं घुमाने ले जाता तो उसे भी साथ ले जाता। वो बहुत ही प्यारी सी गुड़िया थी। उसकी मीठी मीठी बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। फिर मेरी बीवी भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी, क्योंकि दोनों बहनों की पैदाइश में कई सालों का फ़र्क था। मेरी बीवी शाजिया से मानो तकरीबन 13-12 साल छोटी थी
मानो का असल नाम तो महानूर था, लेकिन सब उसे प्यार से मानो पुकारते थे। मेरी बीवी शाजिया मानो को इस कदर चाहती थी कि अक्सर वो उसे हमारे घर में रहने के लिए भी ले आती। मानो भी खुशी खुशी आ जाती और फिर हमारे घर में जैसे रौनक हो जाती। शादी के 1 साल बाद शाजिया की गोद में एक प्यारी सी बेटी आई तो मानो का दिल हमारे घर में और भी ज़्यादा लगने लगा। कभी शाजिया मानो को बुला लेती, कभी मानो के बाबा ऑफिस जाते हुए उसे छोड़ के चले जाते। मुझे ना ही कभी उसके आने पे एतराज़ हुआ था, ना ही मैंने कभी उसकी किसी बात को टाला था। वो जो कहती थी मैं फ़ौरन पूरा कर देता। मेरा मानना था कि अब मेरी एक नहीं बल्कि दो बेटियां हैं। एक वो बेटी जिसे शाजिया ने पैदा किया और एक मानो जो शाजिया के लिए छोटी बहन से कहीं ज़्यादा औलाद जैसी थी। मेरे घर में मेरे अलावा मेरा छोटा भाई और मेरी अम्मा भी थे। उन दोनों को भी मानो के आने जाने पे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो मासूम सी तो थी। फिर हर कोई उसे हमारे घर का ही फ़र्द समझने लगा था, क्योंकि बहुत कम उम्री में उसका हमसे ताल्लुक़ जुड़ा था। इसलिए गैरों वाली कोई बात नहीं रही थी। वो आती तो मेरी बेटी बिस्मा के साथ खूब खेलती कूदती। खुदा ने हमें बस एक ही बेटी दी थी, जिसे हमने नाजों के साथ पालना शुरू कर दिया। मेरी शादी के 2 साल बाद अचानक ही मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। बाप की अचानक मौत ने शाजिया और मानो को तोड़ के रख दिया था। बाप के सिवा उनका और कोई सहारा नहीं था। मेरी सास भी बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ से गुजर कर रही थी। मैंने ऐसे वक्त में मानो के सर पे हाथ रखा, उसे यकीन दिलाया कि मैं हमेशा एक बाप की तरह उसके सर पे रहूँगा। मैंने अपनी सास के घर का खर्चा भी उठाना शुरू कर दिया। मैं अपनी सास का भी ख्याल रखता, मानो की भी हर छोटी बड़ी चीज़ का मुझे एहसास रहता था। उसके मुंह से निकला हर लफ्ज़ मैं फ़ौरन पूरा कर देता। उसके बाप के इंतकाल पे मैंने जो वादा किया था, मैं उसे हर हाल में निभा रहा था। मैंने उसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि उसके सर पे बाप का साया नहीं है। मेरी नौकरी अच्छी थी, मैं एक मल्टीनेशनल फर्म में काम करता था, इसलिए 2 घरों का खर्चा उठाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। शाजिया के घर में सिर्फ मानो और उसकी माँ ही तो थे। मानो स्कूल में तालीम हासिल कर रही थी, उसकी माँ अपने घर में सिलाई वगैरह का काम शुरू कर चुकी थी। वैसे मैंने मना किया था कि उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कहती थी कि बेटा मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ पाँव चलते रहें और तुम पे भी हम ज़्यादा बोझ ना बने। मैं अपनी सास को अपनी माँ की तरह ही मानता था, इसलिए मैंने कोशिश की थी कि उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना रहे। और सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरी माँ को कभी इस बात पे कोई एतराज़ नहीं हुआ था कि मैं अपनी सास और साली का खर्चा क्यों उठा रहा हूँ, बल्कि मेरी माँ खुद वक्तन फ़वक्तन मेरी सास से मिलने जाती थी और उन्हें तसल्ली और दिलासा देती। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि बहुत कम उम्री में मेरी माँ भी बेवा हो गई थी। हम 2 भाई थे, मैं बड़ा था। मैंने पढ़ाई के साथ साथ नौकरियां करते हुए घर संभाला था, लेकिन शाजिया का तो कोई भाई भी नहीं था, इसलिए मैं उनका सहारा बना और मेरी माँ ने इस बात पे फ़ख्र महसूस किया। जब शाजिया ने देखा कि एक सास हो के मेरी माँ किस तरह उसका और उसके घर वालों का ख्याल रखती हैं, तो शाजिया ने हमारे घर को पूरी ही तरह अपना लिया। वो पहले भी हमसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन इस सब के बाद तो उसने जी जान सब घर के लिए वक्फ कर दिया। मेरी माँ को फालिज हुआ, वो बिस्तर से लगी, तो उसके बाद शाजिया ने दिन रात घर के साथ साथ उनकी भी खिदमत की और मुझे कभी शिकायत का कोई मौका ना दिया। लेकिन रफ्ता रफ्ता शाजिया ने अपने ऊपर तवज्जो देनी ख़त्म कर दी और मेरी तवज्जो किसी और तरफ ही चली गई। धीरे धीरे वक्त का पहिया गुजरने लगा, मानो बड़ी होने लगी। वो 13-14 साल की हुई तो उसके अंदर अचानक बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। कद ऊंचा हो गया, जिस्म भर गया, देखने में इंतहाई खूबसूरत जवान लड़की लगने लगी। जो उसे देखता उसकी नज़रें उस पर ठहर सी जाती, लेकिन वो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे बदली थी, अंदर से वो उतनी ही मासूम और शरारती सी थी। जब वो जवान होने लगी तो शुरू में तो मैं उससे नज़रें चुराता था, जानता था कि बहन कह देने से वो मेरी बहन हो नहीं जाती। रिश्ते में वो मेरी साली है और शायद ये रिश्ते सबसे ज़्यादा हसास नौइयत के होते हैं और इनमें एक ख़ास फासला ज़रूरी होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो पहले की तरह मेरे करीब आती तो मेरे दिल में अजीब सी हलचल हो जाती। मैं जिसने एक बाप की तरह उसके सर पे हाथ रखा था, मेरी अपनी ही नीयत बदल गई। अब मेरी नज़रें शफ़क़त वाली नहीं थी, बल्कि एक हविस ज़दा मर्द वाली हुआ करती थी। लेकिन ये बात उसे महसूस नहीं हुई थी। वो पहले की तरह अभी भी मेरे बराबर में आके बैठ जाती, मेरे गाल खींचती, मुझसे खूब बातें करती, अपने किस्से सुनाती और मैं बस उसके हुस्न और ख़ूबसूरती में खो सा जाता। जबकि मेरी बीवी शाजिया एक बच्ची की पैदाइश के बाद ही बिल्कुल बदल सी गई थी। उसका जिस्म बेडोल हो चुका था, आंखों के नीचे हल्के, हर वक्त घर के और बच्चे के कामों में लगी रहती। मेरी माँ की खिदमत करती, फारिग होती तो थक के सो जाती। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो खुद पे ध्यान देती। मेरी बीमार माँ भी पूरी तरह बिस्तर से लग चुकी थी
उनका सारा काम भी शाजिया के ज़िम्मे था। बिस्तर पे उन्हें डायपर भी चेंज करवाना होता था, खाना भी खिलाना होता था, इसलिए शाजिया को बिल्कुल फुर्सत ना मिलती। उसने एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बहू की तरह पूरा घर तो संभाल लिया था, लेकिन इस सब में वो खुद कहीं खो सी गई थी। उसकी वो खूबसूरती जो हमारी शादी के इब्तदाई दिनों में थी, बिल्कुल मांद पड़ गई। ऐसे में मेरी नज़र जब जब मानो पे पड़ती तो मेरी नज़रों के साथ साथ मेरा दिल भी बहकने लगता। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर गया। फिर जब मुझे महसूस हुआ कि मानो ने हमारे घर आना कम कर दिया है, वो बहुत ही कम हमारे घर आती है और अगर आती भी है तो बहुत जल्दी वापस चली जाती है। और जब मैंने गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि मानो में ही नहीं बल्कि शाजिया के रवैये में भी तब्दीली आई है। वो ना मानो को बुलाती थी, ना ही उसके आने के बाद उसे ज़्यादा देर रुकने के लिए कहती थी, बल्कि अगर मानो ज़्यादा देर बैठ जाती तो शाजिया खुद मुझसे कहती थी कि जाके इसे वापस छोड़ आओ, अम्मा घर में अकेली हैं। मानो ना भी जाना चाहती तो भी शाजिया किसी न किसी तरह उसे वापस भेज देती और ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी। पिछले कुछ अरसे से यही मामूल चल रहा था और मैं देख रहा था कि मानो इस सब से खुश नहीं थी। अलबत्ता शाजिया बहुत मुतमईन नज़र आ रही थी। एक दो दफ़ा मैंने ढके छुपे लफ्ज़ों में शाजिया से पूछना भी चाहा कि वो मानो को अब यहाँ क्यों नहीं आने देती। मुझे लगा था कि शायद शाजिया को मेरी नीयत का इल्म हो चुका है या फिर उसे एहसास हो चुका है कि मानो अब बड़ी हो रही है। इसलिए मैंने शाजिया से पूछ लिया कि आखिर क्या प्रॉब्लम है मानो के यहाँ आने में, जबकि मानो तो बचपन से बहुत ही ज़्यादा आती जाती है, मगर अब तुम यहाँ उसे 1 घंटा भी नहीं रुकने देती। शाजिया ने यह कह के बात टाल दी कि अब अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, मानो बड़ी हो रही है, उसे घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मेरी बीमार माँ कब तक घर के काम करेंगी। मानो को अब बचपना छोड़ के समझदार हो जाना चाहिए और मैं उसे यही सिखा रही हूँ कि अब वो घरदारी पे तवज्जो दे और अम्मा का ख्याल रखे, जैसे मैं यहाँ आपकी अम्मा का ख्याल रखती हूँ। शाजिया की ये बात सुन के मैं खामोश हो गया। अगरचे ये बात मुझे हज़म तो नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मेरी सास कोई बीमार नहीं थी। वो हट्टी कट्टी औरत थी, घर के सारे कामकाज खुद ही करती थी। लेकिन शाजिया के सामने मैं ये बात ना कह सका। शायद मेरे दिल में भी चोर था। ये खौफ था कि अगर शाजिया ने मेरे मुंह पे कह दिया कि मेरी नीयत उसकी बहन पे ख़राब हो रही है तो मेरे हाथ क्या रह जाएगा। मगर कुछ ही दिनों बाद ये बात मेरे छोटे भाई हमज़ा ने भी महसूस कर ली। खाने के दस्तरख्वान पे वो कहने लगा, क्या बात है भाभी, आजकल मानो नहीं आ रही। हमज़ा और मानो की काफ़ी दोस्ती थी। हमज़ा और मानो तकरीबन एक ही उम्र के थे। हमज़ा की बात सुन के शाजिया कुछ झींप सी गई, फिर कहने लगी, हाँ बस उसके एग्ज़ाम्स करीब है ना, तुम्हें तो पता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, इसलिए वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही है। ये कह के शाजिया टेबल से उठ के चली गई। हमज़ा मेरी तरफ देख के कहने लगा, मुझे तो लगता है जब से बिस्मा ने होश संभाला है भाभी ने मानो को फरामोश कर दिया है। पहले तो भाभी का दिल मानो से ही लगता था, लेकिन अब बिस्मा ने मानो की कमी पूरी कर दी है। ये कह के वो मुस्कुरा के चला गया। लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि क्या वाकई ये बात थी या फिर कोई और बात थी। सारा वक्त यही सोचता रहा। फिर उस दिन शाम को मैं अकेले ही अपने ससुराल पहुंच गया ताकि अपनी सास की खैर खैरियत करूं और किसी तरह इस बात का भी पता लगाऊं कि आखिर मामला क्या है। मैं काफ़ी देर अपनी सास के साथ बैठा रहा, लेकिन उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक थी। मानो फ़ौरन मेरे लिए चाय बना के लाई। वो 16 साल की हो चुकी थी। मैंने एक गहरी नज़र उस पर डाली, मुझे देख के मुस्कुराई तो मैंने कहा, मानो क्या बात है, आजकल घर क्यों नहीं आती हो। उस वक्त तो मानो ने कुछ ना कहा, लेकिन जब वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई तो आहिस्तगी से कहने लगी, आप ही को मेरा आना पसंद नहीं है, इसलिए मैं आती हूँ तो वो मुझे बैठने ही नहीं देती, वापस भगाने की कोशिश करती हैं। उसने बड़ी मासूमियत से अपनी बहन की शिकायत मुझसे लगाई थी। मैंने हैरत से पूछा, क्यों, तुमने कुछ किया है क्या। उसने नफ़ी में सर हिलाया, कहने लगी, मैं तो बिस्मा के लिए आती हूँ, बिस्मा से मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ ये तो आपको भी पता है, लेकिन आप ही को ना जाने क्या हो गया है। शायद बिस्मा के आने के बाद अब उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही। महानूर की बात सुन के मैं खामोश हो गया। मैंने सोचा था कि मैं शाजिया से बात करूँगा, लेकिन फिर घर आके मुझे मौका ही नहीं मिला। मेरी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गया। रात को वापस लौटा तो शाजिया कमरे में ही थी। बिस्मा को सुला के वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देख के मुस्कुराई तो मैं भी उसके पास ही बैठ गया। मैंने कहा, आजकल अम्मा बहुत बीमार है और बिस्मा भी तुम्हें बहुत सताती है, मानो को बुला लो। उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा, कहने लगी, नहीं मानो को मैं नहीं बुला रही, मैं खुद सब मैनेज कर लूँगी। ये घर मेरा है और इतने अरसे से मैं ही सब कुछ संभाल रही हूँ, फिर मानो की क्या ज़रूरत है। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन ऐसी भी क्या बात हो गई, वो बचपन से इसी घर में रही है, फिर तुम्हें उससे क्या मसला है शाजिया। शाजिया ने नज़रें चुराई, कहने लगी, बचपन की बात और थी, मानो अब जवान हो रही है
उसका बिला ज़रूरत यहाँ आना अच्छी बात नहीं है। लोग भी बातें बनाएंगे, और हमारे घर में हमारे अलावा हमज़ा भी है, और वो एक जवान लड़का है। मैं नहीं चाहती कि कोई ऊंच नीच हो या ऐसी वैसी कोई बात हो। शाजिया की इस बात पे मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम मेरे भाई पे शक कर रही हो क्या? मानो क्या सोचती होगी कि उसकी आपी कैसी है? उसका दिल तुम्हारी तरफ से ख़राब हो रहा है। जब हमें मानो के आने पे कोई एतराज़ नहीं है तो तुम्हें क्या परेशानी है? रही बात हमज़ा की, तो वो सारा वक्त घर पे नहीं होता, और अगर होता है तो अपने कमरे से नहीं निकलता। और फिर उसने भी तो मानो के साथ पूरा बचपन गुजारा है। तुम बिला फजूल में बात का बतंगड़ ना बनाया करो। कल मैं खुद लेके आऊँगा उसे। कुछ देर बिस्मा के साथ खेल के वापस चली जाएगी। उसका भी दिल बहल जाएगा, और तुम्हारी तरफ से उसका दिल साफ भी हो जाएगा। मेरी बात सुन के शाजिया ने हैरत से मेरी तरफ देखा था। कहने लगी, मानो ने आपसे कुछ कहा है? मैंने कुछ देर खामोशी इख्तियार की। कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे घर गया था। तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तुम बिला वजह बहाना करती हो कि वो अम्मा की वजह से नहीं आती। मैं तो समझा था कि बहुत बीमार होंगी, तो देखने चला गया। मानो से पूछा कि क्यों नहीं आ रही हो, तो उसने बताया कि तुम उसे आने नहीं देती। ये सुन के शाजिया के चेहरे पे शर्मिंदगी आ गई। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही मैंने उसे अपना फैसला सुना दिया कि मैं कल खुद मानो को लेके आऊँगा, और तुम मुझसे कोई ऐसी वैसी बात ना करना, और ना ही इस बात का जिक्र उससे करना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया। अगले दिन दफ्तर से वापसी पे मैं सीधा अपने ससुराल पहुंच गया। मैंने मानो से कहा कि घर चलो। वो खुशी खुशी राज़ी हो गई। मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। घर लाने के बजाय मैं पहले उसे बाजार ले गया। उसकी पसंद के गोलगप्पे खिलाए, फिर उसे घर लेके आया, लेकिन गाड़ी से उतरने नहीं दिया। मैंने कहा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैं जल्दी से घर के अंदर दाखिल हुआ। शाजिया से कहा, चलो मैं मानो को लेके आया हूँ, करीबी पार्क चलते हैं, तुम और बिस्मा भी थोड़ा एंजॉय कर लेना। मैं जानता था कि शाजिया कभी राज़ी नहीं होगी। घर के काम काज, फिर अम्मा की जिम्मेदारी उसके कंधों पे थी। वो कहने लगी, मैं तो नहीं जा सकती। आपने बिना पूछे कैसे प्लान बना लिया? मैंने नाराज़गी से उसे देखा। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? अब तो मैंने मानो से भी कह दिया है। मैं मना करूँगा तो उसे यही लगेगा ना कि तुम जानबूझ के उसके साथ नहीं जाना चाहती। शाजिया कहने लगी, आप मानो और बिस्मा को ले जाएं। ये सुन के मैंने खुशी खुशी 7-8 साल बिस्मा का हाथ पकड़ा और घर से निकल गया। उसे गाड़ी में पीछे बिठाया और हम करीबी पार्क पहुंच गए। बिस्मा को झूलों से बहुत डर लगता था। मानो को झूलों में बैठने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने बिस्मा को एक तरफ आइसक्रीम दिला के बिठा दिया और ख़ुद मानो के साथ झूलों का टिकट ले लिया। ऊंचे ऊंचे झूलों पे मैं मानो के साथ बैठना चाहता था, उसके करीब, उसके पास। और फिर वैसे ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मैं और मानो झूले पे बैठे। जब झूला ऊंचाई पे पहुंचा तो मानो खौफ के मारे चीखते हुए मेरा बाजू पकड़ के मेरे करीब हो गई। मैंने भी उसे अपने करीब कर लिया, उसकी कुर्बत को महसूस करने लगा। और वो बहुत बुरा बुरा चीख भी रही थी, मुझे कस के पकड़ के बैठी हुई थी। जब झूला ख़त्म हुआ तो मैंने उसे हाथ पकड़ के उसकी कमर में बाजू डाल के उसे झूले से उतारा। ऐसा करके ना जाने मुझे क्यों बहुत सुकून का एहसास हो रहा था, जबकि मानो कुछ बेचैन सी थी। उसके बाद हम दूसरे झूले में बैठे। मैं जानबूझ के उसके और करीब होता चला गया। ऐसे ही काफ़ी देर तक हमने पार्क में एंजॉय किया। मानो ना समझ थी, या शायद वो समझ नहीं पाई कि मैं उसे यहाँ क्यों लाया हूँ, लेकिन मेरा यही इरादा था कि मैं थोड़ा वक्त उसके साथ सुकून से गुजारूंगा। अब शाजिया के साथ मेरा दिल नहीं लगता था। उसे फुर्सत भी कहाँ थी। वो मेरी बीमार माँ के आगे पीछे सारा वक्त गुजार दिया करती थी। अक्सर तो रातों को भी उन्हीं के कमरे में होती थी। फिर जब हम रात के वक्त घर पहुंचे तो बहुत थक चुके थे। डिनर भी हमने बाहर से ही किया था। शाजिया मेरे इंतज़ार में भूखी बैठी थी। कहने लगी, आपने बहुत टाइम लगा दिया। मैंने शाजिया को बताया कि हम तो डिनर करके आए हैं। फिर मानो भी उसे खुशी से हमारे झूलों की दास्तान सुनाने लगी, जिसे सुन के शाजिया के चेहरे पे एक रंग आके गुजर गया। वो बहुत आहिस्तगी से मुझे कहने लगी, मानो को इतने ख़तरनाक झूलों पे बिठाने की क्या ज़रूरत थी, और आप बिस्मा को छोड़ के मानो के साथ झूले में बैठ गए। अगर बिस्मा आगे पीछे हो जाती तो। उसकी बात सुन के मैं ज़ोर से हंसा और कहा कि बिस्मा कोई 1-2 साल की बच्ची तो नहीं है जो खो जाती। समझदार बच्ची है। उसे मालूम था कि हम झूले में हैं, इसीलिए वो हमारा इंतज़ार कर रही थी। इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? लेकिन शाजिया कुछ खफा खफा सी हो गई थी। मुझे उसकी नाराज़गी से भला क्या सरोकार था। रात के 11 बज रहे थे। मैंने मानो से कहा कि मैं सुबह तुम्हें दफ्तर जाते हुए छोड़ दूंगा, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, रात को तुम यहीं गुजार लो। मानो को तो इस बात पे कोई एतराज़ नहीं हुआ, लेकिन शाजिया कहने लगी कि मानो रात को कहाँ रुकेगी, आप इसे वापस छोड़ आए। मैंने नाराज़गी से शाजिया को देखा और कहा कि मैं थक चुका हूँ। हमज़ा घर पे नहीं है, अपने दोस्तों में गया हुआ है। मैं उसे मैसेज कर देता हूँ, वो रात वहीं पे रुक जाएगा। हमज़ा के कमरे में मानो का बिस्तर लगा दो। मेरी बात सुन के शाजिया खामोश हो गई।
फिर मैंने मानो को ज़बरदस्ती रात को रोक लिया। मैंने हमज़ा को भी मैसेज कर दिया कि वो रात को वापस ना आए। मानो पार्क जाके बहुत थक चुकी थी, वो फ्रेश होना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि हमारे कमरे का वॉशरूम यूज़ कर लो, शावर लेके फ्रेश हो जाओ। वो कहने लगी मैं कपड़े नहीं लेके आई, इसलिए ऐसे ही सो जाऊंगी। मैंने मुस्कुरा के सर से पाँव तक उसे देखा और उसे कहा कि अब इतनी बड़ी हो चुकी हो तुम्हें अपनी आप ही के कपड़े भी आ जाएंगे। मैंने शाजिया से कहा कि अपना कोई सूट मानो को दे दो। शाजिया ने अपना एक जोड़ा मानो को दे दिया, खुद बावर्ची खाने में चली गई, जबकि मानो हमारे ही वॉशरूम में नहाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद जब वो निकली तो मैं हैरत से उसे तकता रह गया। शाजिया का जोड़ा उसके बदन पे पूरी तरह कस गया था। वो शाजिया से भी ज़्यादा खूबसूरत जिसामत की वाक़या हुई थी। फिर उसके खुले हुए गीले बाल, गुलाबी होंठों ने तो मेरी जान निकाल ली। मैं बस उसे तकता रह गया। उसने शर्मिंदगी से जल्दी से तौलिए से अपने वजूद को छुपाने की कोशिश की, फिर मुझसे नज़रें चुराती कमरे से बाहर निकल गई। मैंने उसकी पानी से भीगी पुश्त का बहुत जायज़ा लिया। थोड़ी देर बाद मानो हमज़ा के कमरे में चली गई। मैं और शाजिया सोने के लिए लेट गए। शाजिया तो सारे दिन की थकी हुई थी। कुछ देर बाद उसके खराटे कमरे में गूंजने लगे, लेकिन मेरी आंखों से नींद ओझल हो गई थी। मानो की कुर्बत रह रह के मुझे सता रही थी। उसकी जवानी मेरे दिल में हलचल मचा रही थी। उसका भीगा हुआ वजूद मेरे तन मन में आग सुलगा गया था। जब आधी रात को मैं जज्बात से बेकाबू हुआ तो उठ के अपने कमरे से निकल गया और हमज़ा के कमरे के दरवाजे पे पहुंच गया। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मेरे हाथ लगाते ही वो आहिस्तगी से खुलता चला गया और अंदर का मंजर देख के मेरे होश उड़ गए। सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा। कमरे के अंदर हमज़ा भी मौजूद था। उसकी बाहों में कैद मानो बिस्तर पे बैठी हुई थी। हमज़ा उसके कंधे पे सर टकाए उससे बातें कर रहा था और कह रहा था बस कुछ वक्त की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खुद भाभी से बात करूंगा और हमारी शादी हो जाएगी। मानो कह रही थी पता नहीं सब कुछ कब ठीक होगा। तुम नहीं जानते जीजू अब मेरे साथ अजीब सा बर्ताव करते हैं। वो पहले जैसे नहीं रहे। मैं बहुत मुश्किल से उन्हें बर्दाश्त करती हूँ, क्योंकि मैं अपना और तुम्हारा रिश्ता नहीं ख़राब करना चाहती। मुझे डर लगता है कि अगर मैं उन्हें खुद से दूर करूँगी तो हमारे रिश्ते के जुड़ने की आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। आप ही ने तो मुझे पहले ही सख्त लफ्ज़ों में कह दिया है कि वो मुझे कभी भी इस घर में रुखसत करवा के नहीं लाएंगी। वो इस बात के ख़िलाफ़ है कि मेरी और तुम्हारी शादी हो। अब अगर मैंने जीजू से बात कर भी ली तो फिर तो ये रिश्ता कभी नहीं होगा। तुम्हें तो पता है ना, आप ही तो मुझे यहाँ आने भी नहीं देती। अगर जीजू ना लाते तो आज भी मैं यहाँ थोड़ी आ सकती थी। मानो हमज़ा से मेरी शिकायत लगा रही थी और ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो मेरे भाई के सामने मेरे किरदार की धज्जियाँ बिखेर रही थी, या फिर शायद मैंने ही अपने किरदार को खाक में मिला दिया था। हमज़ा कहने लगा बस कुछ वक्त और मानो, फिर सब ठीक हो जाएगा। मानो कहने लगी पता नहीं, आज जब वो मुझे पार्क में लेके गए थे तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस कदर हद से गुजर जाएंगे। मैं तो समझी थी कि आप ही भी हमारे साथ जाएंगी, लेकिन आप ही ने इनकार कर दिया। मजबूरन मुझे अकेले ही जाना पड़ा। लेकिन झूलों में बैठने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जीजू जानबूझ के मेरे नज़दीक आ रहे थे। उन्होंने मेरी कमर पकड़ के मुझे झूले से इस तरह उतारा कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकी। ये बात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब और नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं आखिर झूले में बैठी भी नहीं और हम घर वापस आ गए। अब तो मुझे उनसे खौफ आ रहा है। आप ही उनसे कितनी मोहब्बत करती हैं। घर की जिम्मेदारियों से लेके बिस्मा तक की हर जिम्मेदारी पूरी तरह से उठा रही हैं। आपकी अम्मी का भी ख्याल रखती हैं। कम से कम जीजू को इस बात का तो लिहाज रखना चाहिए था कि मेरी बहन ने उनके लिए सब कुछ कुर्बान किया है। लेकिन ना जाने क्यों वो तो अजीबो गरीब हरकतें करने पे उतर आए हैं। उन्हें अपनी बीवी का एहसास तक नहीं है। मेरा बस चले तो मैं जीजू का गिरेबान पकड़ के उनसे सवाल करूं, लेकिन क्या करूं? तुमसे मिलने के लिए मुझे जीजू के नखरे उठाने पड़ते हैं। आप ही तो मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं करती। तुम मेरे घर नहीं आ सकते, मुझे ही यहाँ आना होता है। हमज़ा आहिस्तगी से कहने लगा बस एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर मैं तुम्हें इस घर से बहुत दूर ले जाऊँगा। अपने भाई का साया भी तुम पे नहीं पड़ने दूंगा। मैं तो ये समझता था कि भाई तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं, क्योंकि तुम्हारे सर पे बाप का साया नहीं था, इसलिए वो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा रवैया रखते थे। मुझे लगा कि वो एक दिन तुम्हें अपनी बेटी की तरह रुखसत करेंगे, तुम्हारा उसी तरह ख्याल करेंगे जैसे बिस्मा का करते हैं। लेकिन मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे भाई की नीयत में ऐसा फतूर है। एक बेटी के बाप होके भी वो तुम पे इतनी गंदी नज़र कैसे रख सकते हैं? मुझे तो ये सोच के भी शर्मिंदगी होती है कि वो मेरे बड़े भाई हैं। हमज़ा ने नफ़रत से कहते मानो को सीने से लगाया और मुझे ये सब सुन के ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली हो। वो दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे
और इस बात से शाजिया वाकिफ़ थी। वो अपनी बहन को अपने ही घर में भाभी बना के नहीं लाना चाहती थी, इसलिए वो मानो को यहाँ आने से मना करती थी। लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाया, और अब जब मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना तो मेरे पैरों में खड़े होने की हिम्मत भी ना रही, क्योंकि मेरा भाई मेरे किरदार से वाकिफ़ हो चुका था। मानो को मेरी हर घटिया हरकत समझ में आती थी। बस एक मैं था जो ये जान नहीं पाया कि वो सब कुछ जानते हुए भी खामोश है, क्योंकि मुझे इस्तेमाल करके वो दोनों अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते थे। मैं हारे हुए कदमों से वापस कमरे में लौट आया। मैंने अपना सर पकड़ लिया। या खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी आंखों से आंसू टूट के बह रहे थे। मुझे इन दोनों के लफ्ज़ों ने यह एहसास दिलाया था कि मैं किस कदर गलाजत के गड्ढे में गिर चुका था। वाकई मैंने जिस बच्ची के सर पे एक बाप की तरह हाथ रखा था, मैं उस पर गंदी नज़र कैसे जमा सकता था? ये रात खुद एहतसाबी की रात थी। मैं सारी रात अपने गुनाहों पे निदामत के आंसू बहाता रहा। अगली सुबह उठते ही नाश्ते की टेबल पे मैंने शाजिया को अपने सामने बिठाया। मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब मानो की मंगनी वगैरह कर दी जाए। मेरी बात सुन के मानो और हमजा दोनों उछल पड़े, जबकि शाजिया हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी अम्मी से मानो का हाथ मांगना चाहता हूँ। हमजा और मानो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। हमजा की डिग्री पूरी होते ही मैं इसे बाहर मुल्क भिजवा दूंगा। वहाँ ये नौकरी करेगा और फिर मानो को रुखसत करवा के अपने साथ परदेस ले जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अब दोनों बच्चे सेटल हो जाएं। मैंने मुस्कुरा के मानो की तरफ देखा, फिर पूछा कि तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। हमजा भी मुझे हैरत से तक रहा था। मैंने आहिस्तगी से कहा कि मैं एक बाप की तरह मानो का ख्याल रखना चाहता था, लेकिन मैं एक आम सतही सा इंसान ठहरा, एक बाप की जगह ना ले सका। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस अब एक बाप की तरह मानो को रुखसत कर दूँ। मेरी बात सुन के मानो के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। शाजिया ने सर झुका लिया। वो कहने लगी कि मैं नहीं चाहती थी कि मानो और हमजा के रिश्ते की बात निकले। मुझे लगता था कि लोग कहेंगे मैंने जानबूझ के अपनी बहन को अपने देवर के चक्कर में फंसाया है। शाजिया की बात पे मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, जब हमें कोई एतराज़ नहीं है तो लोगों के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम अपनी अम्मी से बात करो, मैं धूमधाम से दोनों बच्चों की मंगनी करूँगा। ये सुन के वो दोनों बहुत खुश हो गए। फिर मौका देख के मैंने तन्हाई में मानो से अपनी हर हरकत की माफ़ी मांग ली। मानो ने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया था। कुछ ही दिनों में मानो की मंगनी और निकाह एक साथ हुआ। क्योंकि हमजा बाहर जाने वाला था, तो जैसे ही उसकी वहाँ नौकरी होती तो मैं मानो को खुद रुखसत करवा के हमजा के पास भिजवा देता। उन दोनों की खुशी देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया था। मैंने एक नज़र शाजिया के चेहरे पर डाली, जिसका वजूद शायद इसलिए कमला गया था क्योंकि मैंने उसे नज़रअंदाज किया था। मुझे लगता था कि नौकरी करके मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, मगर मैंने एक बार भी इस बात का एहसास नहीं किया कि मेरी नाजुक सी बीवी पे मैंने किस कदर बोझ डाल दिया है। मैं चाहता तो उसे एक मुलाजिमा भी रख के दे सकता था, लेकिन मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर डाल दी और उसने भी कभी शिकायत नहीं की। अब वक्त आ गया था कि मैं शाजिया के कंधों से जिम्मेदारियों का बोझ कम करके उसको भी वक्त देता, और मैं अपने इस फैसले पर अमल करना शुरू कर चुका था। मैंने एक मुलाजिमा रख ली थी जो घर के काम काज के साथ बिस्मा के भी बहुत सारे काम काज निपटा दिया करती थी और अम्मा का भी ख्याल कर लिया करती थी। मैं हफ्ते में एक दफ़ा शाजिया को आउटिंग पे ले जाता, घुमाता फिराता, डिनर करवाता। धीरे धीरे ना सिर्फ शाजिया की सेहत बेहतर हो रही थी, बल्कि उसके मिजाज में भी तब्दीली आई थी। उसके अंदर मुझे खुद ब खुद मोहब्बत के वो रंग दिखने लगे जो वक्त के साथ साथ धुंधले पड़ गए थे। वो एक बार फिर मोहब्बत से मेरे नज़दीक आने लगी। शायद अब उसे सुकून मिलता था, वक्त होता था और थकन का एहसास भी नहीं सताता था, इसलिए वो रातों में खुद ही उठ के मेरे सीने से लग जाती और मैं उस पर मोहब्बत